हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 6 सितंबर को होने वाला है। तो ये वाली वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है कि आज हमारे सीडीपी के अंदर जो 6 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, उसको टारगेट करते हुए 30 क्वेश्चन है हमारे, जिसमें अगर आपने 30 में से कम 20 या 25 का स्कोर कर लिया इन क्वेश्चनों के अंदर से, तो आने वाला सीटेट का एग्ज़ाम में आपके 25, 26, 27 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो हमारी एक सीडीपी के ऊपर होगी। सीडीपी के 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू, पूरी सीडीपी के अंदर एक 30 क्वेश्चन है। अगर आपने पूरी सीडीपी कंप्लीट कर ली होगी, उसके बाद अगर ये आप क्वेश्चनों को कर लेते हो या फिर इसमें से आपके 20 प्लस या 25 प्लस नंबर आ जाते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता देना। तो आपके 6 सितंबर को होने वाला एग्जाम 2026 को सीडीपी में 20 से 25 प्लस आपके नंबर कहीं नहीं गए, अगर आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरा 30 क्वेश्चन है, कंप्लीट ये देखेंगे। अंदर जाके हम पूरे वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो के अंदर बने रहना। बाकी अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला होने वाला है कि रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर ने बीमार हो गया और रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया है, ठीक है। तो प्याजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है। मतलब इसमें ये एक लड़की है जो मतलब तरीके से व्यवहार करती है अपने भाई के साथ या किसी के भी साथ, तो वो बीमार पड़ जाता है। यानी कि बच्ची को यहाँ पर अभी पूरी तरीके से समझ नहीं है कि वो बच्चा जो है मेरे वजह से बीमार हुआ है या अपने से बीमार हुआ है। तो इसके अंदर प्याजे की 4 स्टेज है। एक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ है संवेदी चालक अवस्था। तो इनमें से जो इसका आंसर होगा वो है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि ये वाली ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चे को अपनी पूरी तरीके से समझ नहीं होती है, ना उसका तार्किक विकास होता है, केवल प्रतीकात्मक विकास होता है इसमें। तो इसका राइट आंसर हमारा वन होगा। बाकी ये मूर्त और अमर्त में तो बच्चा एकदम समझदार हो जाता है, लॉजिकल माइंड हो जाता है और तर्क करने लगता है। लेकिन जो संवेदी चालक अवस्था है 0 से 2 वर्ष, जेन पियाजे की जो पहली स्टेज है, इसमें सिर्फ बच्चा जो है एक इंद्रियों और फिर शारीरिक गतिविधियों के मामले की उससे समझ सकता है कि बच्चा इशारे, अगर बच्चों को इशारा करेंगे तो बच्चा समझ सकता है। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला आंसर, इसका रमा वाला, ठीक है। और ये जो पीछे क्वेश्चन था थोड़ा सा इसका एक डिटेल में यहाँ देख सकते हैं कि जीन पाइजे की संज्ञानात्मक 4 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था ये थी जिसमें संवेदी मोटर अवस्था है, 0 से 2 वर्ष से ये, जिसमें बच्चा जो है शिशु अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को समझता है। यानी कि जो पहली स्टेज जो होती है जीन पाइजे की, उसमें बच्चा सिर्फ शारीरिक गतिविधि और अपनी इंद्रियों के माध्यम से सिर्फ चीजों को समझता है, ठीक है। और दूसरा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम परिचालन अवस्था भी कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष है, जिसमें बच्चे का प्रतीक का विकास होता है। यानी कि प्रतीक के माध्यम से, जैसे एक बच्चे ने ये हवाई जहाज पकड़ रखा है हाथों में और एक हाथ में कार है, यानी कि अगर कोई मान लो ऊपर कोई पंछी भी जा रहा है तो बच्चा कहेगा जहाज है। अगर बच्चे के माइंड में हम ये बैठा देंगे कि ऊपर उड़ने वाली सारी चीजें जहाज होती हैं, तो बच्चा वो हर किसी को जहाज ही समझेगा। अगर हम पंछी कहेंगे तो बच्चा सभी को पंछी पंछी समझेगा। तो इसमें जो है बच्चे का तार्किक विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था है, ये आती है हमारी 7 से 11 वर्ष, जिसमें बच्चा जो इस अवस्था में बच्चा तार्किक सोच का विकास कर लेता है और ठोस वस्तुओं के बारे में समझ सकता है। ऐसी हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष या फिर 18 वर्ष भी कह सकते हो इसे आप, ठीक है। इसमें बच्चा जो पूरी तरीके से उसका मानसिक विकास हो जाता है, जिसमें बच्चा अपने मन से सारी चीजें करने लगता है, लेकिन दूसरे की नहीं मानता, अपनी मानता है। जो उसे अच्छा लगेगा वो करता है इस वाली अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो बच्चे की एक जेंडर भूमिका, मतलब बच्चे कब जानते हैं कि हमारा जेंडर लड़का है या लड़की है, तो उसके बारे में क्वेश्चन दे रखा है। पहला है हमारा ऑप्शन जेंडर समानता, दूसरा है जेंडर संबद्धता, तीसरा है जेंडर समरूपता, और फोर है हमारा जेंडर वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर, ठीक है। बच्चे की जेंडर भूमिकाओं कब करने लगता है, जेंडर वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जिस श्रेष्ठ पर जोर देता है। प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एजुकेशन फिलोसफी दैट एंड एम्फेसिस ऑन, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा जो है एक शैक्षिक दर्शन है जो जोर देता है किस पर, रटकर याद करने और उस पर शिक्षा केंद्रित करना। देखो रटकर तो एक नेगेटिव आपका जो
टैग वर्ड है, तो इसे आप देखते ही गलत कर देना, ठीक है, ये तो इसका आंसर होने नहीं वाला। और एक है मानकीकृत परीक्षण, और एक है आपका सख्त पाठ्यक्रम यानी कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट, और आपका या रिजिड, तो ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, तो इसको भी रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तीसरा है प्रतियोगिता और व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, कंपटीशन नहीं करवाना। छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, 4। प्रगतिशील शिक्षा का राइट आंसर है आपका 4, छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक। सीटेट के अंदर आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा 5 या 6 नंबर में आदर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं कि अभिकथन और कारण वाले, इसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो हमारा इसका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। कह रहा है कि बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की ओर आगे बढ़ते हैं, बुढ़ते हैं, ये समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून लचीले होते हैं, उससे बदले जा सकते हैं, ठीक बात है। ये कोलवर्क की आपकी ये 6 वाली जो आपका जो है ना स्टेज, तीसरे लेवल में जो 6 स्टेज में दे रखा है कि बच्चा जो है कानून के हिसाब से चलता है और अपने उसे पता चल जाता है कि कानून को बदला जा सकता है और अपने मन से वो कार्य करता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, नियम और कानून को बदला भी जा सकता है, लेकिन कारण क्या कह रहा है इसका कि कोलवर्क के अनुसार बच्चे का नैतिक विकास निरंतर होता है, ना कि असतत। तो ये क्या है आपका रोंग, ये राइट है। तो इसमें है आपका ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर बन हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्धारित हो सकता है। ये कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाओं द्वारा। सेकंड है समायोजन और समावेशन के द्वारा स्कीमों को बदलते हैं। पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा। निजी भाषण के द्वारा और भाषा द्वारा, ठीक है। तो इसमें ले बायस्की की बात हो रही है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि समायोजन, समावेशन, स्कीमा जो है ये जीन प्याजे के वर्ड है तीनों, तो ये तो होने का नहीं। और पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक यानी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो है आपका स्किनर का। तो लेव वाइस्की का जब भी बात आए तो आपको सीधा जाना है निजी वाद में, यानी कि प्राइवेट स्पीच। जहां भी लेव वाइस्की का क्वेश्चन देखिए और निजी वाद भाषण के द्वारा, यानी कि प्राइवेट स्पीच जहां भी देखिए लेव वाइस्की के साथ आप जोड़ सकते हो। तो इसका समावेशन और पर्यावरण सकारात्मक ये स्किनर है, ये जीन प्याजे है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, निजी भाषण के द्वारा रूप में भाषा द्वारा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरे के मनोभाव भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है आपका हार्वर्ड गार्डनर से, इसलिए आपका ना इस सीटेट के अंदर आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट जो है हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। आपका टेट लेवल जो एग्जाम होते हैं अदर स्टेट के, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया, एस्टेट हो गया, इनमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो सीटेट का एग्जाम होता है वो एक पूरा कंसेप्चुअल बेस पे होता है, जिसमें आपको अपनी कंसेप्ट की जो एबिलिटी है उसको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही एक हार्वर्ड गार्डनर से पूछा है, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर की 8 बुद्धियां आपने पढ़ी भी होंगी अगर आपने पूरा सिलेबस कर रखा होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पीवाईक्यू सीरीज है जिसमें आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बाकी अपना एक कमेंट सेक्शन में स्कोर बताना है कितना स्कोर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरे के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है दूसरे के मनोभाव को समझने के लिए। तो पहला है तार्किक, गणितीय, संगीतीय, प्रकृतिवादी और अंतर्व्यक्ति, यानी कि लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिशियल, नेचुरलिस्ट और आपका इंटरपर्सनल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतर्व्यक्ति, यानी कि इंटरपर्सनल ऐसी बुद्धि होती है जिसमें व्यक्ति के दूसरे के मनोभाव को समझने की क्षमता होती है उसके अंदर। लेकिन एक आता है इंट्रापर्सनल, एक आता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में ये होता है सेल्फ, यानी कि स्वयं की बुद्धि को समझने की पावर इसमें होती है, और इंटरपर्सनल में दूसरे की। तो इस 7वें का हमारा राइट आंसर है आपका 4, ठीक है, अंतर्व्यक्तित्व। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि एक बच्चे का पहला अनुभव और ये अपेक्षा है कि लड़की या लड़का होने का क्या अर्थ है। यानी कि एक बच्चा है जिसके अंदर एक पहली अपेक्षा कहां से आती है कि मैं लड़का हूं या लड़की है, कौन डिसाइड करता है, कहां से समझ होती है उसकी। तो क्वेश्चन है हमारा कि एक बच्चे का पहला अनुभव है कि अपेक्षा है कि लड़की या लड़का होने का क्या अर्थ है, ये किससे आती है उसकी, संबंधियों से, पड़ोस से, परिवार से, मीडिया से।
तो इसका राइट आंसर होगा परिवार, यानी कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो परिवार ही होती है, फैमिली। उसके बाद जो होती है आपका पड़ोस जाता है, फिर संबंधी आता है, मीडिया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होने वाला है आपका परिवार होने वाला है, ठीक है। परिवार, परिवार से पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। 9 क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। आपने सीटेट में पढ़ा होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सिलेबस कर रहे होंगे ना, तो उसमें हमने पढ़ा होगा रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव और आपका समेटिव असेसमेंट। तो ये इन दो की आपको समझ होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे जितने भी रचनात्मक, ठीक है। तो कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। कह रहा है वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा करवाना, यानी कि एक ये जो वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा करवाना, ये एंड ऑफ टर्म या एंड ऑफ ईयर बोलते हैं इसको, जो समेटिव क्वेश्चन का है, यानी कि समेटिव असेसमेंट जो होता है ना, उसमें है ये वर्ष के अंत में। तो ये आपका हो जाएगा समेटिव असेसमेंट, ठीक है। समेटिव असेसमेंट। तीसरा है शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंडों का स्पष्टीकरण, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मात्रात्मक साधनों का ध्यान देना, या फिर शिक्षार्थियों को सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा रचनात्मक मूल्यांकन का। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कि शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड के स्पष्टीकरण करना, ठीक है। क्लेरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया ऑफ द लर्नर, ठीक है। ऐसा एवेल्यूएशन जो साल के अंदर वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट चलता है, उसको हम बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। और समेटिव मूल्यांकन यानी कि योगात्मक मूल्यांकन जो साल में एक बार होता है, ठीक है। जैसे सीटेड आपका होता है, उसको बोलते हैं हम योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि समेटिव असेसमेंट। डिस्ग्राफिया क्या है। डिस्ग्राफिया क्या है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिजिकल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी या न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ठीक है। एक आपका डिसेबिलिटी दी गई होंगी, उसमें बहुत सारी आपको, तो आप देख सकते हो ये सीटेट के अंदर जो आपका पीवाईक्यू है, जो 7 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया डिस्ग्राफिया क्या है। डिस्ग्राफिया एक व्यक्तिगत विकार है, शारीरिक अक्षमता है, अधिगम अक्षमता है, या तंत्रिका विकासात्मक विकार है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका अधिगम अक्षमता, यानी कि राइटिंग। डिस्ग्राफिया आता है आपका राइटिंग से, किससे, राइटिंग रीडिंग ही डिस्ग्राफिया आता है, तो अधिगम आएगा इसका आंसर, ठीक है। व्यक्ति विकास, शारीरिक अक्षमता ये अलग है, ये डिसेबिलिटी इसकी ये वाली होगी डिस्ग्राफिया, अधिगम अक्षमता। एक शिक्षक को कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। हम लगातार क्वेश्चनों और उसका सॉल्यूशन करते रहेंगे आपके बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आपका फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधा आंसर टू आंसर चल रहे हैं, क्योंकि अभी आपका जो है एग्जाम बिल्कुल पास में है, इसलिए, ठीक है, एकदम रैपिड रिवीजन की तरह। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक को कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए या फिर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कह रहा है एक शिक्षक को कक्षा के अंदर जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके किन किन आवश्यकता को ध्यान रखना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास या भावनात्मक, संज्ञानात्मक या सामाजिक विकास, या फिर कोग्निटिव या सोशली और आपका इमोशनल, यानी कि संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक और संज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, यानी कि बच्चे को जो है तीनों तरीके से आपका विकास करना है, उसका कोग्निटिव, उसका सोशली, आपका उसका इमोशनली, ठीक है। तो एक शिक्षक को कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, उसका संज्ञानात्मक विकास, उसका सामाजिक विकास और उसका भावनात्मक विकास, इन तीनों को विकास को करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन पे अभी हम आ गए हैं, तो इसका आंसर अभी देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षणात्मक दृष्टिकोण सीखने की अक्षमता, यानी कि जो सीखने से जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनमें छात्रों को पढ़ाने के क्या क्या उदाहरण होने चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग करना। दूसरा है सीखने की मानकीकृत लक्ष्य। तीसरा है लचीला और अनुक्रमिक निर्देश, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा, देखो एक है बहुसंवेदी रणनीतियां बनाना, जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए रणनीति तैयार करना स्टेप बाय स्टेप की, उन्हें कैसे सिखाना है छात्रों को। सीखने का मानकीकृत लक्ष्य, इसको देखते ही काट देना आप, जो कि एक नेगेटिव टेक वर्ड है, ठीक है। मानकीकृत जहां भी आपको दिखे उसको देखते ही काट देना है। तीसरा है हमारा लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी और अनुक्रमिक, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी देना, अनुक्रमिक माने सीक्वेंस से, यानी डिसेबल बच्चों को लचीलापन देना और सीक्वेंस सारी चीजें रखना, ये भी राइट आंसर है पहला। दूसरा इसका राइट है कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना, ये भी ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 इसका। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारा दूसरा, 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आपने अभी तक सीटेट में ये देखा होगा कि अभी तक शायद 3 या 4 क्वेश्चन आ गए हैं उसके ऊपर आपका डिसेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। उसमें से आप एक ये वाला क्वेश्चन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है। तो सारी डिसेबिलिटी जो दी गई है ना सीटेट के अंदर, जितनी भी जो आप जो एग्जाम देने जाओगे आपका 6 सितंबर को एग्जाम है, तो सारी डिसेबिलिटी आप पढ़ लेना। ये आपको पीवाईक्यू समझ आना चाहिए कि डिसेबिलिटी भी इसमें कि 3 बार आ चुकी है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन है कि संवेदी एकीकरण विनियमन बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में सहायता करते हैं। दूसरा है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मुख्य रूप से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, ठीक है। तो ऑटिज्म का सुनने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑटिज्म जो सीधे दिमाग से होता है, जो आपका आपका ब्रेन डिसऑर्डर जो होता है उससे ऑटिज्म का ताल्लुक होता है, लेकिन यहाँ सुनने की बात करी गई है लिसनर की, तो इसे देखते आप काटते हैं, लिसनर का कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों को प्रतिदिन नई उत्तेजनाओं के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित होती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे में उत्कृष्ट संचार कौशल होते हैं, लेकिन बहुत खराब स्मृति होती है। तो इसका राइट आंसर यही है आपका 13 का, ठीक है। जिसमें स्मृति की बात आ जाए, यानी कि बच्चा जो है इसमें बहुत कम चीजों को याद रख पाता है, लेकिन उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना वो उसकी बहुत ज्यादा होती है, जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे। लेकिन इनका कुछ भी सुनने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सुन सकते हैं, देख सकते हैं, विजुअल लिसनिंग दोनों अच्छे से कर सकते हैं, बट इनकी स्मृति जो होती है थोड़ा सा याद करने की पावर वो कम होती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा होती है इनकी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ये 4th है। नेक्स्ट है हमारा समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें पढ़ाते समय ये महत्वपूर्ण शिक्षक है, मतलब कि क्या क्या महत्वपूर्णता है एक शिक्षक की। तो अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की लगातार जांच करें, विशेष बच्चों को जरूरतमंद और दूसरों के निर्भर समझें, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम और समान एकरूप शिक्षा शास्त्र का पालन करें, और विविधता को प्रभावी शिक्षण में बाधा के रूप में देखें। देखो सबसे पहले देखा है इसमें अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की लगातार जांच करें, ये बिल्कुल नहीं, बच्चे के अंदर कुछ भी हमें अंतर्निहित पूर्वाग्रह किसी की जांच नहीं करनी है। विशेष बच्चों को जरूरतमंद और दूसरे पर निर्भर समझे, ये भी बिल्कुल गलत है। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं कि उन्हें दूसरों पर निर्भर करें, हमें ऐसा नहीं करना, हमें उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम, बिल्कुल ठीक है ये, समान पाठ्यक्रम और समान एकरूप, ये भी ठीक है, और एकरूप शिक्षा शास्त्र का पालन करें, ठीक है। ये तीनों ही ठीक है ये। तो आपका 4 का आंसर तीसरा सही हो जाएगा, राइट आंसर इसका तीसरा। और ये तो बिल्कुल गलत है, बाधा वाला आपका एक नेगेटिव टेक वर्ड है, ठीक है। तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो 4th का आंसर आपका तीसरा है, ठीक है। अब आया है आदर्शन और रीजन वाला, यानी कि सीटेट के अंदर जब आप क्वेश्चन करोगे मॉक वगैरह लगाओगे तो कम से कम 4 से ये 3 क्वेश्चन आपको आदर्शन और रीजन वाले मिलेंगे। इससे पीछे हमने एक कर लिया है और दूसरा आदर्शन रीजन वाला आया है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को गलती यही होती है कि बच्चों को आंसर पता होने के बाद भी उस गलत का आंसर कर देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़े अभिकथन। ये कह रहा है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रिंट स्मित वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बच्चों के साहित्य को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कारण क्या कहता है, साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभव से स्मित कक्षा प्रभावी शिक्षण के लिए केंद्रीय होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आर दोनों सत्य है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ए आर दोनों सत्य और ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी कि बच्चों को हमें जो है प्रिंट रिच वातावरण देना है, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, ताकि बच्चा अपने आसपास की सारी चीजों को देखकर समझे, ठीक है। तो अनुभव साक्षरता अनुभव इसमें कक्षा प्रभावित शिक्षण के लिए केंद्रीय होती है। शिक्षण आ गया हमारा 16वां क्वेश्चन, जिससे हम देखते हैं कि छात्रों के सीखने के अभ्यास को, यानी कि छात्रों को सीखने के अभ्यास को सहज बनाने के लिए एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक को अभिव्यंजक पुनरावृत्ति अधिगम के अभ्यास पर बल देना चाहिए। क्वेश्चन है निष्क्रिय पुनरावृत्ति, ये भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय बच्चों को इनेक्टिव नहीं करना है। चिंतनशील सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, आज्ञाकारी सुनना, व्यवहार और अनुवर्तन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लगाया, आपने देख ही लिया होगा ये वाला दूसरा क्वेश्चन जो ग्रीन ग्रीन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतनशील सोच, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग करना है बच्चों को हमें। 17 क्वेश्चन है कि एक चौथी कक्षा का एक छात्र है, ठीक है। एक चौथी कक्षा का छात्र है रमन, एक प्रश्न में उलझ गया है,
उसके शिक्षक ने उसे अपने मन में चल रही बातों को बोलते हुए समाधान करने का प्रयास करने के लिए कहा है। ऐसी कथन प्रक्रिया वर्बलाइजेशन यानी कि मौखिकीकरण, क्या होता है ऐसे? मौखिकरण, ठीक है। समता है, कह रहा है सहायक क्योंकि भाषा विचार प्रतिक्रिया सुगम बनाती है। देखो, इसमें कह रहा है कि रमन एक चौथी कक्षा का छात्र है जो क्वेश्चन करते टाइम जो है एक क्वेश्चन में उलझ गया, लेकिन वो अपने मन के अंदर बबला रहा है, यानी बबलिंग कर रहा है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसके मन में चल रही बातों को बोलते हुए समाधान करने का प्रयास कर रहा है। इस कथन को वर्बलाइजेशन, मौखिकरण कहते हैं। तो क्या है इसका आंसर? कह रहा है सहायक क्योंकि भाषा विचार प्रक्रिया को सुगम बनाती है। केवल अधिगम विकलांगताओं वाले छात्रों के लिए सहायक क्योंकि उन्हें श्रवण प्रसंस्करण कठिनाई होती है। अनुत्पादक है क्योंकि भाषा और विचार एक दूसरे से संबंधित नहीं है। व्यर्थ है क्योंकि भाषा विचार प्रक्रिया में बाधा डालती है। बिल्कुल नहीं, आपका ये कॉन्सेप्ट आपका लेव उसकी वाला है कि उन्होंने कहा है कि बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल बच्चा अगर मन के अंदर बातें करता है कोई क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, तो उसकी ज्यादा वो चीज होती है कि समाधान करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चा जो मन के अंदर अपने जब सवाल पैदा करता है तो क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करता है। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि सहायक है क्योंकि भाषा विचार प्रक्रिया को सुगम बनाती है, यानी कि भाषा को विचार करना, मन में बोलना, बबलाना जो है एक आपका समाधान करने का एक नया तरीका है, ठीक है। केवल केवल लगती है तो यहाँ गलत हो जाएगा। अधिगम विकलांगता वाले छात्रों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुत्पादक है, ये भी नहीं। व्यर्थ है, ये भी नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। फिर आता है हमारा 19 क्वेश्चन, कह रहा है कि छात्र सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य क्या है, यानी कि एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर इंप्लाइज दैट द स्टूडेंट, यानी कि छात्र सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि तथ्य और सूचना को रटे, अंकों और प्रतियोगिता को प्राथमिकता दे, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माने, पूछताछ करें और अन्वेषण करें और प्रश्न करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाने से पहले आपको देखना चाहिए कि इसके अंदर जो गलत जो होते हैं ना, सबसे पहले आपको उसको रिमूव करना है ऐसा करके, ठीक है। तथ्य और सूचना को नहीं रटना है, रोड लर्निंग नहीं करनी है हमें, ठीक है। इसके अंदर जो भी नेगेटिव एक बार दिखे उसे देखते हटा दो। अंक और प्रतियोगिता को प्राथमिकता नहीं, स्कोर कार्ड को प्राथमिकता नहीं देनी है इसके अंदर, ठीक है। स्कोर कार्ड को रटने को, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान को एकमात्र सोर्स नहीं, एकमात्र इसका रिसोर्स नहीं मानना चाहिए। बच्चे को जहाँ से ज्ञान मिले वहां से ज्ञान ले लेना चाहिए, किताबों का सिर्फ बोझ ना बनाए, ठीक है। और फोर्थ है हमारा पूछताछ करें, अन्वेषण करें, ये बिल्कुल राइट आंसर है। बार बार बच्चों को प्रश्न पूछना, अन्वेषण करना, खोज करना और प्रश्न करना, ये बच्चों को क्या करते हैं, एक एक्टिव इंगेज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। छात्र संलग्नता का आंसर है आपका 4 राइट आंसर, ठीक है। राधा कहती है कि कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद करती है। तो राधा इसमें एक अपनी विचार रख रही है कि कपड़े जो है छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? राधा कहती है कि कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। तो वह क्या समझ दिखा रही है इसके अंदर, ये बताना है हमें। प्रतिवर्ती सोच, विकेंद्रीकरण और जीववाद, आपका कारण और प्रभाव, ठीक है। इनका कोई लेना देना नहीं है, ये आपका जीन पियाजे की जो स्टेज है आपका, ये उनमें आता है आपका प्रतिवर्ती सोच, विकेंद्रीकरण, जीववाद। जीववाद आपका सेकंड स्टेज में है और प्रतिवर्ती सोच, विकेंद्रीकरण ये तीसरी स्टेज में आती है जीन पियाजे की। लेकिन इसमें जो हो रहा है कारण और प्रभाव हो रहा है, यानी कि इसमें बताया गया जल्दी सूखते हैं और धूप में सुखाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कारण और प्रभाव की बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है। प्रतिवर्ती सोच, विकेंद्रीकरण, ये जीववाद, जीन सब जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है ये वाले, ठीक है। तो ये देखा कि इसमें संवेदी मोटर अवस्था जीन पियाजे की पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज ये है जिसके अंदर बच्चा इंद्रियों से सीखता है, इसके अंदर बच्चा जीववाद की समझ करता है, और उसमें आ जाता है प्रतिवर्ती प्रतीक वगैरह, और आपका ये सॉरी इसमें आ जाता है प्रतीक, और ये आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लास्ट स्टेज है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको वीडियो को शुरू करने से पहले ही, ठीक है। तो अभी हम 30 क्वेश्चन है हमारे टोटल इसके अंदर, और इतनी जल्दी हम 21 पे आ गए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर इस पे कितना रहा है। 21वां क्वेश्चन हमारा क्या है, इस पर नजर डालते हैं थोड़ा सा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल इंट्रिंसिक मोटिवेट, यानी कि आपके अंदर जो आंतरिक अभिरुचि है, यानी कि मन के अंदर से जो अभिरुचि है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि पुरस्कार राशि के लिए खेल खेलना, व्यक्तिगत आनंद के लिए खेल खेलना, माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य को पूरा करना, और आपका फोर्थ है अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा हेतु
अध्ययन करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत आनंद के लिए, यानी कि आपका 21 का आंसर हो जाएगा राइट सेकंड, यानी कि इंडिविजुअल आनंद के लिए खेल खेलना, यानी कि अपने अंदर से, यानी कि आपको इंट्रिंसिक आपका एक मोटिवेट होना चाहिए, इंटरनल मोटिवेट कुछ काम करने के लिए। तो व्यक्तिगत आनंद के लिए जब आप काम करेंगे तो आपका हर चीज अच्छी होगी, ठीक है, पुरस्कार के लिए नहीं, ये अलग बात है, पुरस्कार माता पिता डांट करने के लिए, उसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हमारा 21 का, ठीक है। अब है हमारा 22, इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये भी देखो अजरसम रीजन वाला, इससे पहले हम शायद 3 कर चुके हैं और ये हमारा 4th अजरसम रीजन आया है, और अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा है 22, जिसमें कि हमारे अभी 8 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, उनको हम पूरा करते हैं अभी फिलहाल। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, कह रहा है अभिकथन 1 कह रहा है कि शिक्षक जो निर्माणवाद यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षण शास्त्र में विश्वास करते हैं, उन्हें बच्चों को बहुत सारी सामग्रियां प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये। कारण क्या है इसका, छोटे बच्चे अर्थपूर्ण अधिगम के लिए केवल मौखिक निर्देशों व्याख्यानों पर निर्भर रहते हैं, ये गलत है, ठीक है। कोई भी मौखिक निर्देशों पर निर्भर नहीं रहते बच्चों को, ठीक है, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऊपर वाला राइट है, इसका ये गलत है। देखो यहाँ लिखा है कि छोटे बच्चे अर्थपूर्ण अधिगम के लिए केवल मौखिक निर्देशों पर नहीं, बल्कि वो जहां से उनको अच्छा समझ में आएगा वहां से समझेंगे, ठीक है। तो मौखिक का तो कोई इसमें लेना देना नहीं, तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा और आपका आर गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी कहते हैं ए कारण दोनों सत्य हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है, अभिकथन ए सही है, आर दोनों सत्य है, तो अभिकथन ए आर दोनों सत्य है, आपका अभिकथन ए कारण दो सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 4th साइड है ना, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसमें क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं यहाँ, कह रहा है कि शिक्षक जो निर्माणवाद शिक्षा शास्त्र में विश्वास करते हैं, उन्हें बच्चों को बहुत सारी सामग्रियां प्रदान करनी चाहिए, ये तो ठीक है। छोटे बच्चे अर्थपूर्ण अधिगम के लिए केवल मौखिक निर्देश, हाँ, तो आर सही है और ए सही है, आपका आर गलत है, तो आपका राइट आंसर आपका इसमें हो जाता है आपका अभिकथन तीसरा राइट आंसर है, अभिकथन ए आर सॉरी आपका 4 हो जाता है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो 22 का आपका हो जाएगा 4। 23वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि साथियों और शिक्षक के सामने अपनी, यानी साथियों माने दोस्तों के सामने, शिक्षकों के सामने अपनी कम क्षमता दिखाई देने से बचना, ये किसका उदाहरण है। यानी कि एक बच्चा है जो कि ये दिखाता है कि मैं दोस्तों के सामने और फिर टीचरों के सामने जो है कम अक्षमता वाला हूँ, यानी कि जो भी कमियां उसके अंदर वो छुपाने की कोशिश करता है। तो इसका उदाहरण क्या है, ये है आपका प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य, कार्य संलग्न लक्ष्य और प्रदर्शन परिहार लक्ष्य, आपका महारत हासिल करने का लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का तीसरा, यानी कि परफॉर्मेंस अवोइडेंस गोल, यानी कि आपका ये हो जाएगा जो बच्चा उसमें दिखावा करता है, ये अवोइडेंस आपका अप्रोच लक्ष्य हो जाएगा, ये महारत हासिल, यानी कि बच्चा कुछ करने के लिए या अपने आंतरिक रुचि के लिए करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा आपका, ठीक है। अब हमारा चलता है 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में गंभीर सोच है। निम्नलिखित में से कक्षा में कौन सा गंभीर सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है इसमें, यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसके अंदर ऑप्शन में चारों में से कौन सा है कि बच्चे के अंदर चिंतनशील सोच को ज्यादा इफेक्टिव करे, ठीक है। तो पर्सन हमारा क्या बोलता है, पहला कि पर्सन पूछने वाले छात्रों को हतोत्साहित करना, नहीं, ये तो कतई नहीं करना है, कि ये तो सीटेट का एक आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, जहाँ भी आपको हतोत्साहित दिखे आप उसको सीधा काट सकते हो, और जहाँ प्रोत्साहित दिखे यानी कि बच्चों को प्रोग्रेस करना है, तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो पहला आपका इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणा को प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। पूर्व निर्धारित उत्तरों के लिए सेट के साथ छात्रों को प्रदान करना, तथ्यों की रटने की याद करना, ठीक है। तो ये आपका गलत है कि बच्चों को जो है बिल्कुल भी रोड लर्निंग नहीं करानी है, हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना है, वो भी इंडिपेंडेंट रूप से, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने देना है, उनकी धारणाओं को पर्सन करने देने हैं और उनको प्रोत्साहित करते रहना है, ठीक है। तो ये गलत है, ये गलत है, आपका ये गलत है, राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा इसमें। एक हमारा ये दूसरा आता है हमारा एक अभिकथन अजसम रीजन वाला, इससे पहले हम 4 कर चुके हैं, दोबारा आ गया, ठीक है। ये निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, कह रहा अभिकथन 1 कुछ बच्चे ऐसे गुण रखते हैं जो उनके माता पिता से मिलते जुलते हैं, जबकि अन्य बच्चे अपने माता पिता से काफी भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता-पिता से बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो अपने माता-पिता से सेम नहीं होते, वो किसी और पे चले जाते हैं। तो ये बात की गई है इसके अंदर, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता-पिता से मिलते-जुलते हैं, लेकिन जबकि अन्य माता-पिता से काफ़ी अलग होते हैं। सेकंड है हमारा, यानी कि कारण है हमारा, किसी भी गुण का कितना हिस्सा प्रकृति यानी कि आनुवंशिक के कारण है और कितना पर्यावरण के कारण है, ये ज्ञात करना एक जटिल समस्या है। बिल्कुल सही बात है। तो आर सही है, आपका कथन ए सही है और आपका आर सही है, ठीक है? तो अभी कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये गलत है आपका। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये भी गलत है। ए आर दोनों असत्य है, ये भी गलत है आपका। अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य है, बिल्कुल सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि आपका 25 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 आपका 4 आंसर, यानी कि कथन ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ला हमारा क्वेश्चन बचे 26 और अभी हमारे 30 क्वेश्चन में से हमने 26 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपका कितना स्कोर है इसके अंदर, ठीक है? वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। 26 पे चलते हैं हम। हमारा 26 क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है? कह रहा है विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। विकास को हमेशा सटीक रूप से मापा जा सकता है। विकास बहुआयामी होता है, बहुदिशात्मक होता है। बच्चों में विकास का बहुत सटीक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम 3 ऑप्शन की बात करते हैं। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है, ठीक है? बिल्कुल गलत बात है कि विकास जो है ना सरल है ना एकात्मक है, ठीक है? बिल्कुल भी एकात्मक नहीं है। विकास को हमेशा सटीक रूप से मापा जा सकता है? नहीं। सटीक विकास को कभी मापा ही नहीं जा सकता, ना तोला जा सकता, ना मापा जा सकता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, हाँ। आपका जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट, वृद्धि, वृद्धि को मापा जा सकता है और वृद्धि को एक समय पर जाकर वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। ना तो उसे मापा जा सकता है, ना उसे तोला जा सकता है, ठीक है? तो विकास जो है एकात्मक भी नहीं है, आपका सटीक रूप से मापा भी नहीं जा सकता। विकास बहुआयामी है, बहुदिशात्मक है, ये बिल्कुल ठीक है। विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं और ये बहुदिशात्मक होती है, किसी भी दिशा में इसका विकास हो सकता है। फोर्थ है, बच्चों में विकास बहुत सटीक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। विकास का कभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वो वृद्धि का लगाया जाता है। सेकंड हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 26 का तीसरा आंसर, कि विकास जो है एक बहुआयामी है, बहुदिशात्मक है, ठीक है? तो विकास का आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। एकात्मक प्रक्रिया बिल्कुल गलत है, सटीक बिल्कुल नहीं है, कि विकास को कभी मापा नहीं जा सकता, कभी तोला नहीं जा सकता, ना विकास जो है मात्रात्मक होता है, ठीक है? ये सब जो है आपका वृद्धि के पॉइंट है। 77 क्वेश्चन में देख सकते हो कि अदर्शन रीजन वाले कितने क्वेश्चन जो आए हुए हैं। जो पिछला पीवाईक्यू हुआ था सीटेट का, आपका 7 फरवरी को हुआ था शायद, ठीक है? तो ये उसके अदर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे जितने पीवाईक्यू लेकर आया था मैं। ये 27 में एक और हमारा अदर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। इसको सोल्व करते हैं। अभिकथन ए क्या कहता है? समझने और बोलने की क्षमता मुख्य और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है? कि समझने और बोलने, अगर हम कुछ चीज बोलेंगे तो हमारे मुंह से निकलेगी। अगर हम कुछ चीज बोलेंगे ना, सबसे पहले अपने दिमाग में सोचेंगे, तब उसे अपने मुंह से निकालेंगे। तो समझने और बोलने की क्षमता हमारे मुख्य और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है, यानी कि पहले हम कुछ सोचेंगे फिर अपने मुंह से निकालेंगे। तो बोलने का और हमारा दिमाग का दोनों का क्या होता है, संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि भावनात्मक विकास शारीरिक वृद्धि से संबंधित होता है, कि भावनात्मक जो विकास है वो विकास शारीरिक रूप से वृद्धि होता है, यानी कि भावनात्मक का हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि भावनात्मक विकास जो हमारे दिमाग में और दिल के अंदर होता है, तो वृद्धि से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अंदर होता है हमारा इंटरनल विकास, ठीक है? तो हमारा ए सही है और आर आपका गलत है। तो अभिकथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अभिकथन ए आर कारण दोनों असत्य है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए आर दोनों सत्य है। अभिकथन ए आर कारण दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, ठीक है? कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। अभिकथन ए कारण दोनों सत्य है, नहीं नहीं फोर्थ नहीं। अभिकथन ए कारण दोनों सत्य है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अभिभावनात्मक विकास शारीरिक वृद्धि से संबंधित होता है। समझने और बोलने की क्षमता मुख्य और मस्तिष्क के शारीरिक विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है? 20। पांचवा, अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य बोल सकते हैं। तो ये आपका फैक्चुअल है, इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला है, ठीक है? कि 5-6 साल के बच्चे कौन कितने वाक्य बोल सकते हैं, तो वो है 5 साल, आपका राइट आंसर।
पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह से घटित होने वाला बताया है। यानी कि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास होना बताया कि किस तरीके से विकास चलता है और किस किस स्टेज में चलता है। ठीक है, तो 3 में प्रगति स्तरों पर, 8 में या फिर जन्म से लेकर व्यवस्था तक निरंतर तरीके से, चौथा है आपका 4 गुणात्मक स्वरूप से विभिन्न अवस्थाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी कि 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न तरीके, जो मैंने आपको पीछे दिखाया भी था कि जीन पियाजे की कितनी कितनी स्टेज है। तो आपका है 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं से, यानी कि आपका पहला क्या है, संवेदी चालक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 हो गई, ठीक है इसकी। तो ये आप देख भी सकते हो स्क्रीन पे, जीन पियाजे की 4 संज्ञानात्मक अवस्था कौन कौन सी है। संवेदी मोटर अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे से कम आपको 3 नंबर देखने को मिलते हैं सीटेट के अंदर। इसलिए जीन पियाजे की सारी स्टेजेस को आप कंप्लीट कर लेना। और हमारे 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आपका काम बनता है कि जो कमेंट सेक्शन है आपको, उसमें आपको अपना स्कोर बताना है कि इसमें आपके 30 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, मिलता हूँ दूसरी सीरीज में ऐसे ही PYQ। और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक।